हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो 2024 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है यानी सैम्पल पेपर है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। क्या कहा गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या है, सेम है, यानी एक समान है। किसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य छोटी होगी और क्यों। आपसे पूछा है कि इन दोनों का गतिज ऊर्जा तो सेम है, लेकिन इनमें से किसकी जो है तरंग दैर्ध्य कम होगा और क्यों। A proton and an electron have same kinetic energy, which one has smaller de Broglie wavelength and why। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसका जो है आपका तरंग दैर्ध्य कम हो। जब भी हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर द रूट 2m e। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर द रूट 2m e के। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर दोनों की जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है तो किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, यानी ये सेम है, h आपका कांस्टेंट है और अंडर द रूट 2 यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो मास का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। और आप ये जानते हैं कि प्रोटॉन कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके मोस्ट जो है आपका द्रव्यमान या एटम का मास बनाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है, द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है, तो यहाँ पे यानी m कम होगा। m कम होगा तो अगर हम इस पूरे रेशियो की बात करें तो h तो कांस्टेंट है, ठीक है, h तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी अधिक होगी, ठीक है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें किससे, प्रोटॉन से। अब मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो कम, यानी प्रोटॉन का जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी ज्यादा है तो ये कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड करेंगे तो कम वैल्यू आएगी, ये कम है ऊपर ज्यादा है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है और यहाँ पे जो लैम्डा आएगा इसका ज्यादा आएगा। वहीं अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है, इसका लैम्डा जो है कम आता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, ठीक है। तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन हैज लार्जर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो अधिक होगा। रीजन क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अगर हम लैम्डा की वैल्यू बोले, लैम्डा का फॉर्मूला देखें काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है, h अपॉन अंडर द रूट 2me, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन रूट m। और ये किसके लिए है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने सेम मान ली, ये सेम है दोनों के लिए,
ये सेम है, तो क्या डिफरेंस हो रहा है आपका मास का। इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलर मास देन अ प्रोटॉन, क्या कहा गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से कम है। एंड इलेक्ट्रॉन हैज लार्जर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है वो अधिक है किससे, प्रोटॉन से, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, सेम काइनेटिक एनर्जी यानी एक ही जो है गतिज ऊर्जा के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो अधिक होगी प्रोटॉन की कम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप हिंदी में लिखेंगे लैम्डा क्या है, लैम्डा बराबर है h अपॉन अंडर द रूट 2 me के। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों का द्रव्यमान या प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो इस कारण प्रोटॉन के या इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्ध्य का मान इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्ध्य का मान प्रोटॉन से अधिक होता है। तो आप लिखेंगे इसलिए क्या, इसलिए इलेक्ट्रॉन के का तरंगदैर्ध्य अधिक है। ठीक है, नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कुंडलियों के युग्म के अन्योन प्रेरत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। क्या कहा है कि जो आपकी कुंडलियों का युग्म है यानी जो आपके कॉइल्स का जो पेयर है, अगर उनके बीच में अगर हम जो है दूरी को बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तो इसका प्रभाव म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या पड़ता है। दूसरा, जब दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। How is the mutual inductance of a pair of coil affected when separation between the coil is increased? B. The number of turns of each coil is increased. ठीक है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम कॉइल्स यानी कुंडलियों के बीच की जो दूरी है उसे बढ़ा देते हैं, जब हम कुंडलियों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो क्या हो। मान लीजिए आपके पास दो कॉइल है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हम इस कुंडली को, ठीक है, अब क्या किया आपने, एक से आप क्या करें पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे ये आपने गैल्वेनोमीटर। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट धारा प्रवाहित हो रही है। और आप ये जानते हैं कि ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है कि जब एक कुंडली से धारा प्रवाहित है, इस धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, इस कुंडली के चारों तरफ मैग्नेटिक
फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में दूसरी कॉइल आती है तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है और यहाँ पे भी आपका जो है क्या होता है, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, इंडक्टेंस के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन जो प्रक्रिया है प्रेरकत्व है, अन्योन प्रेरकत्व है, इसके कारण क्या होता है, इसमें आपका ईएमएफ जनरेट होता है या करंट फ्लो करती है। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसको दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जाने के कारण क्या होगा, ये जो कॉइल है इस पे जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ेगा तो क्या होगा, आपका जो ईएमएफ है वो कम यहाँ पे इंड्यूस, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम दो कुंडली, ठीक है, दो कुंडलियों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल इनके बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली पर जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है वो कम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण यहाँ पर जो आपकी ईएमएफ जनरेट होगा वो भी कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ प्रभाव पड़ता है। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। In both the coils, the magnitude of mutual inductance reduces as the gaps are generated between the coil. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, जैसे हमने गैप बढ़ाया तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, यानी क्या कहा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका प्रभाव, क्योंकि वो आपको किसके रूप में दिखता है, आपके ईएमएफ के रूप में। ठीक है, ईएमएफ के रूप में, विद्युत वाहक बल के रूप में आपको दिखता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जो आपकी कॉइल है जिससे करंट फ्लो कर रहा है उसका प्रभाव आपकी जो दूसरी कॉइल है उस पर कम होगा, जिस कारण ईएमएफ कम जनरेट होगी और क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कम हो जाए। एज अ सेपरेशन इंक्रीजेस, अब अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस विद इन द लूप और कॉइल आल्सो डिक्रीजेस। अब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमने क्या किया, सेपरेशन बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जो आपकी दूसरी कुंडली है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस कुंडली बी कुंडली पर जो प्रभाव पड़ रहा है इस पहली कुंडली का, वो कम हो जाएगा, यानी जो पहली कुंडली की मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी कम लाइनें आपकी दूसरी कुंडली से जो है जाएंगी या गुजरे। दोनों कुंडलियों में यहाँ पे आएगा अन्योन, दोनों कुंडलियों में अन्योन प्रेरकत्व का परिमाण कम हो जाता है, क्योंकि कुंडलियों के बीच कुछ अंतराल उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे अलगाव बढ़ता है, लूप या कॉइल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉइल इज इंक्रीज, यानी अगर कुंडली के जो टर्न है, फेरे हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़े। अगर हम कुंडली के फेरों की संख्या की बात करें तो इसे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले से समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A/I। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता है कि जो अन्योन प्रेरक है वह किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है, जो आपकी प्राथमिक कुंडली है उसके फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली है उसके फेरों की संख्या, एरिया यानी इनके एरिया के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, और करंट के ऊपर। अब यहाँ पर बात की गई है नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा है। अब यहाँ पे आप साफ तौर पे फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर हम I, A और म्यू नॉट को कांस्टेंट रखें तो आपका M जो है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी N1 और N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो आपका जो अन्योन प्रेरकत्व है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा, M भी आपका बढ़ जाए। ठीक है,
The expression for mutual inductance is m equals to mu naught n1 n2 upon a, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, a क्या है एरिया और I क्या है करंट. Hence the mutual inductance increases as the number of turns of each coil increases as both are directly proportional to each other. क्या कहा है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है अन्योन प्रेरक है वह क्या करता है, वो बढ़ता है. कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एम का मान बढ़ता है. इसलिए जैसे जैसे प्रत्येक कुंडली की घुमाव या फेरों की संख्या बढ़ती है अन्योन प्रेरक बढ़ता है. क्या बढ़ता है आपका, अन्योन प्रेरक बढ़ता है. ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपातिक होते हैं यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. सबसे पहले आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, उसी के अनुसार आप यहाँ पे आंसर दें. आप इसे नोट करेंगे. अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो अगला प्रश्न है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दी है. क्या कहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की दूरी आपकी दी है. प्लेटों के बीच d/2 मोटाई की एक धातु की प्लेट रखी है. इन दोनों के बीच में एक धातु की प्लेट रखी है. ठीक है, और जिस कारण क्या होता है, इस तरीके से रखिए कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो d/2 हो जाए, तो ये भी आपकी d/2. धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा गया है. The distance between the plates of a parallel plate capacitor D and a metal plate of thickness d/2 is placed between the plates. क्या कहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, जिनके बीच की दूरी दी है और एक मेटल प्लेट ली गई है जो कि क्या किया गया, d/2 प्लेट्स के बीच में d/2 दूरी पे रखी गई. What will be the effect on capacitance, आपको कैपेसिटेंस के बीच के जो इफेक्ट है उसके बारे में बताना. ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या बोला है, धारिता बतानी. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनके बीच में, ठीक है, वो आपको क्या होगा, 0 हो. ठीक है, तो आप लिखेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तथा प्लेट के बीच की धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां पे A क्या है, एरिया है कुंडली का, D क्या है जो है डिस्टेंस, A क्या है एरिया है और D क्या है, A क्या है क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल, और D क्या है आपकी प्लेटों के बीच की दूरी. यानी जो प्रारंभिक आपका, ठीक है, ये आपका प्रारंभिक क्या आ गया था, संधारित्र आ गया था. अब हमने क्या किया, प्लेट बीच में रख दी. ठीक है, थिकनेस डबल कर दिया, ठीक है, हाफ कर दिया थिकनेस और बीच में रख, ठीक है, थिकनेस के बीच में हमने प्लेट को रख दिया. तो थिकनेस के बीच में प्लेट को रख दिया यानी अब D की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2. तो आपका जो है धारिता हो जाएगी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट
ए, डी की जगह डी बाई टू लिखेंगे, यानी कैपेसिटेंस आ गया ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी जो आपका धारिता है वो दुगनी हो जाएगी। तो आप लिखेंगे धारिता दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म 30 डिग्री का विचलन देता है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है आपका, ए की वैल्यू कितनी है 60 और डेल की वैल्यू क्या है आपकी 30। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे अपवर्तनांक या एन की वैल्यू क्या हो। प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री गिव्स अ डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। What is the refractive index of material of the prism? तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, आप लिखेंगे प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए कितना है 60 डिग्री, और क्या दिया है विचलन कोण डेल एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया है 30 डिग्री। अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। तो आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होगा n इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है 60, डेल क्या है 30, 60 प्लस 30 बाय 2 अपॉन साइन ए है आपका 60, 60 बाय 2 सॉल्व करेंगे। साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री बाय 2 अपॉन साइन 60 बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 और ये होता है 1 बाय 2, तो n की वैल्यू जाएगी 2 अपॉन रूट 2 या रूट 2। तो आपका n यानी अपवर्तनांक आया है रूट 2। ठीक है, तो आपका जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक किया जाएगा नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका सैंपल पेपर है 2024 का उसके कुछ प्रश्न को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। आपको इनको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।